मारने से भी नहीं हो रहा है, फिर खाना पीना बंद कर दिया उन्होंने मेरा। उनके घर में कुत्ता था, जो कुत्ता को वो मतलब छोड़ देते थे लिटरली कि आप काटो, जैसा आप समझ सकते हो हद तक आप खाने पानी और एक अच्छी हवा के लिए तरसा सकते हो। उस औरत ने मुझे ये समझाया कि जीवन में अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो ना, 2 वक्त की रोटी जो हम कहते हैं ना इज्जत की मिले, वो बहुत बड़ी बात होती है मैम। कई बार वो खाने पे थूक देती थी, कई बार समझ रहे हो कुत्ते का जो बर्तन होता है जिस पे वो छोड़ता था वो खाने को देती थी। मतलब आप चाह कर भी मैम वो नहीं खा सकते। पानी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अब मुझे सर्वाइव करना था, मुझे इतना पता था मैं वहाँ नहीं मर सकती हूँ, तो मुझे जो मिले, वॉशरूम में पानी होता था मैं वो पीती थी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। और आपको जीने के लिए मैम पानी तो पीना है, भले आप भूखे 2 दिन 3 दिन रह जाओगे। फिर जो भी मिलता था रूखा सूखा, वो जो जूठा छोड़ते थे, वो बोलते थे खाना है तो खा ले। मैम जो भी पेट भरने के लिए मिला मैंने वो खाकर कैसे भी मैम मैंने वो 40 दिन काटा अपनी ज़िंदगी का। आपको टॉर्चर किया जाता था, आपके साथ वो बर्ताव, वो सलूक किए जाते थे जो शायद जो है जानवरों के साथ भी नहीं किए जाते। लेकिन आपने क्या सोचकर और क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी कि आपने 40 दिन वहाँ पर गुजारे? मैम सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि ना, सबसे पहला जो इंसान ने वो किया कि खाने पे थूक देती थी। कई बार समझ रहे हो कुत्ते का जो बर्तन होता है जिस पे वो छोड़ता था वो खाने को देती थी। मतलब आप चाह कर भी मैं वो पीती थी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। छोड़ते थे, वो बोलते थे खाना है तो खा ले। मैम जो भी पेट भरने के लिए मिला मैंने वो खाकर कैसे भी मैम मैंने वो 40 दिन काटा अपनी ज़िंदगी का। आपको तुम्हारे भैया को रेप केस में फंसाऊंगा झूठे, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट लड़कियां वो उनके घर पे आती जाती थी। तो मैम वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया था कि तुम्हें झूठे केस में हम फंसा देंगे, कब तक लड़ोगी तुम। बता नहीं पा रही थी। जब वो फ़ोन करते थे पापा, तो उनकी माँ फ़ोन करती थी कि हाँ आपकी बेटे के साथ मेरे घूमने गई हैं। मतलब समझ रहे हो, मेरे पापा को लग रहा था कि मैं खुश हूँ, कहीं बिठा कर कि भाई तुम्हें ये बीफ खाना है, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें मुस्लिम कल्चर अपनाना है। तो मैम वो हिंदू होते एक मुसलमान कंट्री में हूँ, जहाँ मेरा हिंदू होना सबसे बड़ा समझ रहे हो क्या कहोगे, मतलब गलत है, मेरा गलत होना। मोटिव है मैम आपको अल्लाह अकबर करना है। मेरा ये मानना है मैम, आप मेरे मुंह में ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवा के क्या कर लोगे? आप मेरा धर्म नहीं बदल सकते। मोटिव है मैम आपको अल्लाह अकबर करना है। मेरा ये मानना है मैम, आप मेरे मुंह में ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवा के क्या कर लोगे? आप मेरा पूर्व नेशनल शूटर तारा सहदेव हुई थी लव जिहाद का शिकार। इस्लाम कबूल न करने पर पिलाया टॉयलेट का पानी, हुई हैवानियत की हदें पार। शादी के दूसरे दिन ही रंजीत कोहली निकला रकीबुल हसन। सुनिए टॉर्चर के 40 दिन की भयानक कहानी, तारा सहदेव की जुबानी। इससे पहले आपने द कश्मीर फाइल्स देखी होगी, केरला स्टोरी देखी होगी, जिसको बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ये एक गढ़ी हुई कहानियाँ हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन एक ऐसी कहानी जो कि तारा थी और उन्हें ज़बरदस्ती सारा बनाने की कोशिश की गई, जो कि लड़का उनसे 2013 में मिला रंजीत कोहली बनकर। लेकिन जब 2014 में शादी हुई तो उसने तारा पर जो है दबाव बनाया सारा बनने का, और ख़ुद रकीबुल हसन था। और इस वक्त हमारे साथ तारा सहदेव खुद मौजूद हैं बात करने के लिए कि जो आप बीती उन पर बीती, उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया, क्या कुछ उनसे नहीं कहा गया, कभी इस्लाम कबूल करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, और तो और उन्हें बीफ खिलाने की भी कोशिश की गई। तारा, आपने जिस तरह से बताया कि आपकी शादी हुई, आप 2013 में मिली, 14 में शादी हुई, और 1 महीने बाद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सहमा देने वाला माहौल था, यूँ कहें कि आपको एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। क्या कुछ उस वक्त, या फिर हम यूँ कहें कि शादी के अगले दिन ही आपके साथ क्या कुछ हुआ? नमस्ते मैम। मैम जैसा कि आप सब जानते हो, जो मेरा केस है वो ये है कि मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी इस रंजीत सिंह कोहली नाम के इंसान से। जो मेरा रिश्ता लेके आने वाला इंसान था वो मुश्ताक अहमद था, जिसको सज़ा हुई है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपको एक समय होता है कि आप जाओगे उस इंसान के साथ, उस परिवार के साथ आप सेट होते हो। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब ही हुआ। 7 जुलाई को मेरी शादी रेडिसन ब्लू में हुई, और विदाई के बाद मैं जब उसके घर गई, अपने ससुराल जो कहते हैं, और नेक्स्ट डे ही जस्ट दूसरे सुबह ही 8 जुलाई को उसने कहा कि मैं रकीबुल हसन हूँ और आपको निकाह करना होगा। तो ये एक ऐसा झटका था कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी हम नहीं कर सकते कि आपकी किसी से शादी हो और वो इंसान नेक्स्ट डे आपको ऐसा बोले।
प्रॉपर मुश्ताक अहमद जो थे वो काजी, जो जैसा हमने मूवी में देखा था, क्योंकि सच में कभी निकाह नहीं अटेंड किया था। तो एक पर्दा किया गया ड्राइंग रूम के बीचों बीच और 15-20 लोग आए उस साइड, नेक्स्ट दूसरे साइड बैठे। रकीबुल के मतलब वो जो प्रॉपर पढ़ा जाता है, मुझे एक्चुअल नाम नहीं पता, 3 बार मुझे बोला कि आप कबूल है बोलो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कंडीशन मैम कि मैं पीछे कहीं जा ही नहीं सकती थी। मेरी शादी को सिर्फ 1 दिन हुआ था। उसने मुझे बोला कि आप बस ऐसा कर लो, उसके बाद आप अच्छे से रह पाओगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी। फिर मुझे था कि अगर मेरे 3 बार कबूल है करने से तुम मुझे इज़्ज़त दोगे और मैं अच्छे से रह सकूँगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ मैम। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला 3 बार कबूल है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, आप इसके बाद कुछ नहीं करोगे, तो उसने कहा कि आज से आपका नाम सारा परवीन है। तो वहाँ से मैम मेरा जो फ़ाइट था, जो आप कह सकते हो मेरी जो टॉर्चर था, जो पल था, वो स्टार्ट हो चुका था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा आइडेंटिटी आज से वो चेंज हो जाता है, अब से तुम सारा परवीन हो, जो मैंने मानने से इनकार किया। तो नेक्स्ट दूसरे दिन से मैम टॉर्चर मेरा स्टार्ट हो गया मेंटली। फिर उसके बाद वो मेंटल टॉर्चर पिछले 8-10 दिनों के अंदर अंदर फिजिकल टॉर्चर बनता गया, मार पीट हर एक वो चीज़ मैम। फिर जब उनको लगा मारने से भी नहीं हो रहा है, फिर खाना पीना बंद कर दिया उन्होंने मेरा। उनके घर में कुत्ता था, जो कुत्ता को वो मतलब छोड़ देते थे लिटरली कि आप काटो, जैसा आप समझ सकते हो पेट डॉग को आप बोलोगे तो वो किसी को भी काटेगा। तो ऐसा हाल कर दिया था उन्होंने मैम मेरा टॉर्चर करके कि मैं मेंटली खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं कब तक सर्वाइव कर पाऊँगी। आप एक शूटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आप इस जाल में आखिर कैसे फंस गई? मैम कहते हैं जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो आप कहीं भी हो, कहीं भी पहुंच जाते हो। वैसे ही मेरे साथ हुआ था। जब मेरी शादी हुई थी तो एक बहुत अच्छा इंसान दिखाया गया था। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, तो एक इंसान, एक घर वाले क्या चाहते हैं, एक अच्छा इंसान हो, रेप्यूटेड इंसान हो, वही चीज़ मुझे शो ऑफ़ किया गया था कि हाँ भाई आप एक रिस्पेक्टेड इंसान के पास जा रहे हो, जिनके रिश्ते लाने वाले खुद एक जज हैं, जिनके फ्रेंड DIG DSP जैसे लोग हैं। तो मैम एक नेशनल शूटर थी और मेरा बस एक मोटिव था कि कोई भी इंसान जिससे मेरी शादी हो वो मुझे अपना करियर आगे परस्यू करने दे। जो कि उसने शूटिंग रेंज भी आकर देखा, मुश्ताक अहमद भी उसके साथ आते थे कि हाँ भाई हमें बहुत अच्छा लगा कि आप ये करते हो। तो मुझे मैम इतना सेटिस्फेक्शन था कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मेरे करियर को मुझे आगे लेकर जाने देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम जो मेरा था, जो मतलब कहते हो ना एक लड़की का चाह था कि भाई मेरे पार्टनर ये सब एक्सेप्ट करे, वो उसने किया। तो मुझे था कि मैम ठीक है, अरेंज मैरिज तो हमें शादी तो आपको करनी थी। मुझे क्या पता था कि मैम मैं वहाँ जाके मेरा करियर तो छोड़िए, मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जैसा कि आपने पहले हमें बताया कि आपको खाना तक नहीं दिया जाता था, आपको पानी भी वॉशरूम का पानी पीना पड़ता था। जो रकीबुल की माँ थी, उनका बर्ताव आपके साथ कैसा था? मैम कहते हैं ना, जब आप जो लड़का था रकीबुल, वो तो बाहर भी जाता था घर से, जो हर टाइम होती थी वो उसकी माँ घर पे होती थी। जो टॉर्चर करने में सबसे ज़्यादा जिसका मैं कहूँगी सहयोग रहा है कि एक इंसान को किस हद तक आप खाने पानी और एक अच्छी हवा के लिए तरसा सकते हो, उस औरत ने मुझे ये समझाया कि जीवन में अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो ना, 2 वक्त की रोटी जो हम कहते हैं ना इज़्ज़त की मिले, वो बहुत बड़ी बात होती है मैम। कई बार वो खाने पे थूक देती थी, कई बार समझ रहे हो कुत्ते का जो बर्तन होता है जिस पे वो छोड़ता था वो खाने को देती थी। मतलब आप चाहकर भी मैम वो नहीं खा सकते। पानी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अब मुझे सर्वाइव करना था, मुझे इतना पता था मैं वहाँ नहीं मर सकती हूँ। तो मुझे जो मिले, वॉशरूम में पानी होता था मैं वो पीती थी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। और आपको जीने के लिए मैम पानी तो पीना है, भले आप भूखे 2 दिन 3 दिन रह जाओगे। फिर जो भी मिलता था रूखा सूखा, वो जो जूठा छोड़ते थे वो बोलते थे खाना है तो खा ले। मैम जो भी पेट भरने के लिए मिला मैंने वो खाकर कैसे भी मैम मैंने वो 40 दिन काटा है अपनी ज़िंदगी का। आपको टॉर्चर किया जाता था, आपके साथ वो बर्ताव, वो सलूक किए जाते थे जो शायद जो है जानवरों के साथ भी नहीं किए जाते। लेकिन आपने क्या सोचकर और क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी कि आपने 40 दिन वहाँ पर गुजारे? मैम सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि ना, सबसे पहला जो इंसान ने वो किया कि मेरे परिवार में मेरी माँ का देहांत हो चुका था, मेरे पापा और भैया थे। उसने कहा कि तुम अगर सोचती भी हो यहाँ से निकलने का, सबसे पहले तुम्हारे भैया को रेप केस में फंसाऊंगा झूठे, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट लड़कियाँ वो उनके घर पे आती जाती थी। तो मैम वो सब कुछ मैं देख रही थी कि वो सच में वो कर सकते। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया था कि तुम्हें झूठे केस में हम फंसा देंगे, कब तक लड़ोगी तुम। तुम्हारे पापा को, क्योंकि उनके यहाँ इलीगल आर्म्स है मैम, जो मैंने खुद देखा था AK-47 9mm जैसे पिस्टल, क्योंकि मैं खुद एक शूटर हूँ। तो वो कि तुम्हें पापा को आर्म्स एक्ट में फंसा देंगे। तो मैम मैं एक नॉर्मल घर की नॉर्मल लड़की थी, भले ही आप शूटर हो मैम, लेकिन लीगली हम इतने साउंड नहीं हैं। अगर आप कहो कि हमारा ना ही कोई बहुत बड़ा पहुंच है, तो एक आम लड़की मैम कहाँ जाएगी लौट कर। मेरे सबसे बड़ा मेरा मजबूरी था, मैं जाती कहाँ, अपने पापा भैया के पास। अगर वो लड़के और वो जो थे, जो लोग उनके थे, अगर उनको ही फंसा देते तो मुझे कौन बचाता। तो मैम मेरा सबसे बड़ा टॉर्चर होने का ये कारण था, मैं डर से अपने पापा तक को बता नहीं पा रही थी। जब वो फ़ोन करते थे पापा,
तो उनकी माँ फ़ोन करती थी कि हाँ आपकी बेटी बेटे के साथ मेरे घूमने गई हैं, मतलब समझ रहे हो, मेरे पापा को लग रहा था कि मैं खुश हूँ। कई बार वो मिलने आना चाहे। मैम ये जो डर होता है ना, फिर दूसरा डर मैम ये कि तुम एक शादीशुदा हो, तुम्हें कौन एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारे घर वाले नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी तुम समझ रहे हो, तुम पे थूकेगी, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैम ये जो टॉर्चर था ना, मुझे लगता था कि सच में क्या दुनिया ये समझ पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। इस चीज़ को सोचने और समझने में मैम मुझे समय लगा बहुत। आपको कुरान पढ़ने के लिए कहा गया, आपको बीफ खाने के लिए बोला गया, और आपको ये भी कहा गया कि बिस्तर वही होगा लेकिन इंसान कोई और होगा। यानी कि आपको एक बुरे धंधे में, या फिर यूं कहें कि प्रोस्टिट्यूट में वो लोग ले जाना चाहते थे। आखिर उस ट्रैक से आपने ख़ुद को कैसे बचाया? मैम जैसा कि मैंने बताया था, न्यूज़ को पहले भी बताया था, मुश्ताक अहमद के घर, जो जज का घर था, वहाँ मुझे ले जाया गया था 10-30 औरतों के बीच बिठा कर कि भाई तुम्हें ये बीफ खाना है, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें मुस्लिम कल्चर अपनाना है। तो मैम वो ऐसा एक हालात था ना मैम, जब लग रहा था कि मैं सच में मैम फील कर रही थी मैं एक हिंदू होते एक मुसलमान कंट्री में हूँ, जहाँ मेरा हिंदू होना सबसे बड़ा, समझ रहे हो क्या कहोगे, मतलब गलत है, मेरा गलत होना है, वहाँ पे होना है। तो उस जगह से मैम खुद को आप ज़िंदा बस तभी निकाल सकते हो जब उनको ये विश्वास हो कि हाँ आज या कल आप उनके नक्शे कदम पे चलोगे। इतना मैम, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में हो तो मैम हमें इतना पता होता है किस जगह पे आपको कैसे जाना है। बस मुझे इतना पता है कि उसने मेरा बहुत साथ दिया, जो हमने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिया। मैंने उनको बस यही कहा कि आप मुझे आज यहाँ से जाने दो, मैं ज़रूर खाऊंगी, जो आप बोल रहे हो मैं खाऊंगी, जो आप बोल रहे हो मैं करूँगी, लेकिन मुझे भी 1-2 दिन का समय दो, आप मुझे बताओ। उन्होंने मुझे एक प्रॉपर एक बुक दिया जिसमें तरीका बताया गया कैसे आपको एज ए मुस्लिम वर्क करना है, कैसे आप सुबह उठते हो, आप मतलब समझो मैम एक प्रोसीड्योर जो एक कल्चर का होता है। मैंने बोला हाँ ठीक है, आप मुझे ये दो, मैं करूँगी। मतलब मैम कैसे भी मेरा बस इतना था कि मैं उस जगह से वापस जा पाऊँ, और मैंने वही किया मैम। फिर मैंने उनको ये विश्वास भी दिलाया कि हाँ मैं करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने उनके सामने करी भी कि हाँ भाई ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं अल्लाहू अकबर करूँगी। उनका सबसे बड़ा मोटिव है मैम आपको अल्लाहू अकबर करना है। मेरा ये मानना है मैम, आप मेरे मुंह में ज़बरदस्ती अल्लाहू अकबर बुलवा के क्या कर लोगे? आप मेरा धर्म नहीं बदल सकते हो अगर मैं नहीं चाहूँ। बस यही है मैम, इसी चीज़ का फ़ाइट चला है मेरा। जो बुक आपको पढ़ने के लिए दी गई थी, चाहे वो कुरान हो, आपने बताया कोई और भी बुक आपको दी गई थी, उसमें अगर आपने कुछ पेजेस पढ़े हो तो क्या कुछ लिखा था? मैम जो मैंने कुरान तो मैंने पढ़ा नहीं था, जो उन्होंने दिया था वो सीबीआई ने भी फिर बाकी जब्त किया था बाद में। एक पतली सी बुक थी, बस बताया गया था दिनचर्या कैसा होता है, आप उठोगे तो कैसे आपको अल्लाह का मतलब कितनी बार आपको नमाज़ पढ़ना है, कैसे आपको अदा करना है फ़र्ज़ अदा। मतलब मैम बहुत सारा वर्ड था उसमें, हाथ धुलने का तरीका, आप कैसे उल्टे हाथ धुलोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैम उसमें। हम जैसे कहते हैं ना कि प्रोसीड्योर होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, एक्चुअली उसमें वो था। आपका हिजाब और वो सब जो पहनते हो, आपका कल्चर कैसा होना चाहिए, पर्दा सिस्टम क्या है, मतलब वो चीज़ आपको पूरी बताई गई थी कि आपको कैसे अपना कल्चर मतलब मेंटेन करना है एज ए मुस्लिम में। एक आखिरी सवाल है कि आप 40 दिन बाद वहाँ से कैसे बचकर भागी? मैम मेरी किस्मत का कह लो, जो उसकी सर्वेंट थी उसके थ्रू मैंने कैसे भी करके अपने, क्योंकि जो उसके घर में 2 सर्वेंट थी, एक जो हर टाइम रहती थी, एक जो अप डाउन करती थी, जो सुबह आती थी शाम चली जाती थी। उस सर्वेंट को मेरे पे दया है, उसने कहा भाभी आप यहाँ से भाग जाओ। मैंने बोला मैं भाग भी गई थी तो मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगी, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो कैसे भी करके मेरे पापा भैया तक ये बता दो कि वो पुलिस लेकर आए, गलती से भी अकेले ना आए, क्योंकि मुझे मैम पता था वो मेरे भाई को ही फंसा देंगे। उस औरत ने मैम मेरा हेल्प किया, उन्होंने मैसेज मेरे भाई तक कैसे भी करके पहुंचाया। मैंने फ़ोन नंबर एक पेपर में लिख के दिया था उनको। फिर मेरे पापा भैया पुलिस लेकर आए, उसके बाद मैम मेरी रिकवरी हुई और फिर ये कोर्ट और सिलसिला केस का चलता रहा। जब पुलिस ने रिकवर किया तब तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। मुझे इन्होंने सदर हॉस्पिटल वहाँ से रिम्स एडमिट किया, 2-3 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला, फिर मुझे डिस्चार्ज मिला, फिर मैं घर जा पाई। एक और सवाल, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी TV7 भारत के माध्यम से, जो लड़कियां ये कहती हैं कि सारे मुस्लिम्स एक जैसे नहीं होते, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? मैम मैं तो यही कहूँगी, किसी भी इंसान या किसी भी धर्म को आप डिफ़ाइन करने की कोशिश मत करो। जो आप जानते हो, कहते हैं ना अपना यकीन इंसान को खुद में रखना चाहिए। एक समय आता है मैम, इंसान, हम सबको पता होता है कि क्या गलत और क्या सही है। प्यार में कभी अंधा नहीं होना चाहिए इंसान को, और जहाँ तक वो समय मत आने दो जहाँ के कहते हैं ना, मैं मेरे लाइफ में गलती हुआ तो मैंने उस गलती को एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस गलती में आपको लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, आप फंस भी जाते हो तो भी आप ये सोच के रह जाओ कि अब क्या होगा, मैं पीछे कैसे आऊँगी। अगर आप गलती से भी ऐसे किसी ट्रैप में फंसते हो तो आप वापस लौट सकते हो, अगर आप हिम्मत बनाए रखो। और मैं यही कहूँगी कि कभी भी ये मत समझो, ये कई लोगों ने मुझे कहा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मैं तो यही कहूँगी, अगर हम सही सोच के चले तो उसमें गलत
क्या है, हर कोई एक जैसा है। आप किसी से भी मिलते हो सही से पहले पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करो, बहुत ज़रूरी है। 9 साल बाद तारा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। कोर्ट ने जो है रकीबुल हसन जो कि मुख्य आरोपी था उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि उसकी मां को 10 साल की सज़ा सुनाई है। इसके बावजूद जितने भी इसमें आरोपी हैं उन पर 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।